Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode, where we decode polity through conceptual clarity. आज के वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आखिरकार इसको लाया क्यों गया, इसका पर्पस क्या था, फिर इसके फीचर्स को हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे इस पे हम। आफ्टर दैट इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसके लिमिटेशंस को देखेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव से इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इन सारे प्रोविजंस को, ऑब्जेक्टिव को, सिग्निफिकेंस को, लिमिटेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे बुलेट पॉइंट के तौर पे। फिर इसके प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद इसके दो मेंस क्वेश्चन देखेंगे। और इन सब का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। स्टार्टिंग के दो वीडियो में, इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखा है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है, जिसमें हमने कंपनी रूल के बारे में चर्चा की जो कि 1773 से लेकर 1858 तक रहता है। उसके बाद फिर हम लोग इस पे आज क्राउन रूल पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे कंपनी के हाथों से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करने लगा। तो इसमें जो सबसे पहला एक्ट लाया गया था वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और क्राउन रूल के तहत जो लास्ट एक्ट लाया जाएगा वह रहेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। वैसे ही कंपनी रूल के तहत जो सबसे पहला एक्ट लाया गया था वह था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1777। ओके, और जो सबसे लास्ट एक्ट लाया गया था वह था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सेम पैटर्न रहेगा क्योंकि कोई भी एक्ट हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को लाने के पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वह है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 which is also known as फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यह जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को उजागर किया कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो माल एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। मिलिट्री जो है कंपनी की वीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में यह नॉर्मल एक सेपोई म्यूटिनी था, लेकिन बाद में यह बहुत बड़ा रिवेलियन हो जाता है। इस कारण से इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। साथ ही साथ जो कंपनी थी वो इल इक्विप्ड थी, क्योंकि भारत जो था वो एक बहुत बड़ा एरिया, प्रेजेंट में ही भारत बहुत बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे क्षेत्र जीते थे और उस क्षेत्र को वो उनके पास इक्विपमेंट उस लेवल का नहीं था, उस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उस लेवल की मिलिट्री नहीं थी कि वो बढ़िया से जो है उसको डील कर सके, उसको एडमिनिस्टर कर सके। ये बात मैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारा यह डिस्कशन नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन बैकग्राउंड में यह आ रहा है, एक रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को आखिरकार लाया क्यों जा रहा है। तो सबसे पहला बैकग्राउंड हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसने कंपनी के मैल एडमिनिस्ट्रेशन को, मिलिट्री वीकनेस को, इल इक्विपमेंट को इसने उजागर किया। दूसरा रीजन आता है पब्लिक आउटक्राई इन ब्रिटेन, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ तो उसके साथ साथ ब्रिटेन के लोगों को और भारत के लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा असंतोष पैदा हुआ। भारत के लोगों में तो असंतोष पहले से ही पैदा था, जिसका रिजल्ट आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 के तौर पे दिखता है। लेकिन इस रिवोल्ट का इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा कि ब्रिटेन में भी पब्लिक आउटक्राई काफी ज्यादा हो गया कि कंपनी जो है वो बढ़िया तरीके से रूल नहीं कर रही है, कंपनी जस्ट मिस रूलिंग। तीसरा पॉइंट आता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उसने यह डिसाइड किया कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है अब कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाए। 1784 में ड्यूअल सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था विच वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कमर्शियल फंक्शन को देखेगी, और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल फंक्शन को देखेगी। तो इस चीज को लेकर काफी लंबे समय से ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, और फिर इसी समय रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक रीजन मिल गया कि कंपनी के हाथों से शासन लेकर वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दे।
यानी यह इसका बैकग्राउंड हुआ, यह परिप्रेक्ष्य है जिसके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को लाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नीड टू रिकॉग्नाइज एंड सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे अपना शिकंजा इस पे कस रही थी, लेकिन फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन का पूर्ण रूप से इंडिया पर शासन हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत यहां से लीगली हो जाती है। तो बैकग्राउंड हमने देखा, ऑब्जेक्टिव क्या था ये देखा। अब इस आखिरकार इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर इसका है एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। देखो, 1600 में कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है एक चार्टर के थ्रू। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक चार्टर प्रोवाइड किया था जिसके तहत कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिलते हैं। फिर कंपनी एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे काम करती है। फिर 1765 के अराउंड वो टेरिटोरियल पावर के रूप में इमर्ज होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत, जिस कारण से उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। फिर कंपनी रूल करना स्टार्ट कर देती है 1773 से, और उसके बाद 1813 तक उनकी मोनोपोली कंटिन्यू रहती है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उनके मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चीन और चाय के साथ जो उनका मोनोपोली था उसे कंटिन्यू रखा जाता है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत इनके कॉमर्शियल फंक्शन को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसे भी खत्म कर दिया जाता है, यानी मोनोपोली अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है जिसके तहत चार्टर पहले हमेशा अगले 20 साल के लिए रिन्यू होता था, लेकिन इस बार कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दिया गया और यह बोला गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे तब कंपनी के रूल को, कंपनी के एग्जिस्टेंस को समाप्त कर सकती है। और इसी बीच रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है कुछ समय बाद, और इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया जाता है जिसका पहला प्रोविजन ही रहता है एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी अब डिसॉल्व हो जाएगी और कंपनी के जो पावर थे या क्राउन को ट्रांसफर हो जाएंगे। जो ब्रिटिश क्राउन था उसको कंपनी का पावर को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम था उसको भी एबॉलिश कर दिया था। ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम ये 1784 के तहत आता है जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से रहता है, ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो इन दोनों को अब टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोविजन अगर दिमाग में रखना है तो लिंकेज के थ्रू उसे करना होगा कि एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में ही क्यों होती है। तो हमने देखा 1600 में एस्टैब्लिशमेंट होता है, 1765 के अराउंड वो टेरिटोरियल पावर के रूप में इमर्ज होती है, 1773 से रूल करना स्टार्ट करती है, मोनोपोली उनके पास रहती है। 1813 में चाय और चीन के साथ मोनोपोली को छोड़कर बाकी हर जगह मोनोपोली समाप्त कर दी जाती है। 1833 में वो भी मोनोपोली समाप्त कर दी जाती है। 1853 में अगले 20 साल के चार्टर को रिन्यू नहीं किया जाता है, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास यह डिस्क्रेशन है कि जब चाहे कंपनी को समाप्त कर देगी। इसी बीच रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है और कंपनी को फाइनली अब टर्मिनेट कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन सब चीजों को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा प्रोविजन, इंडिया टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ द क्राउन। क्योंकि अब देखो, पहले ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव आप बोलो या फिर एक बोलो कि ब्रिटेन की नॉर्मल कंपनी थी, नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा कोलोनाइजेशन किया, एक सब इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसने डेवलप किया। तो पहले ब्रिटिश क्राउन के जगह पे यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खत्म करके अब जो इंडिया है उसको ब्रिटिश क्राउन के नाम पे डायरेक्ट तरीके पे गवर्न किया जाएगा और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत होगी। ठीक है, और जो क्वीन थी विक्टोरिया वो डायरेक्ट रूलर ऑफ इंडिया बन जाती है। तो सबसे पहला प्रोविजन है एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, इंडिया टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ द क्राउन। तीसरा, गवर्नर जनरल बिकेम वायसराय ऑफ इंडिया। अब देखो यहां भी फिर लिंकेज हमें ड्रॉ करना होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पोस्ट को डेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, जो कि पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स 1774। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफर का डेजिग्नेशन चेंज कर किया जाता है और वह बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यह जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है
इसका नाम बदलकर इसको वायसराय ऑफ इंडिया बोला जाएगा और ऐसा बनेगा पहला कैनिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। अब यह जो था पहले कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, लेकिन अब जो वायसराय होगा यह ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा इंस्टीड ऑफ द कंपनी। यानी कि प्रोविजन फिर से देखते हैं, एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ द क्राउन, एंड थर्ड, गवर्नर जनरल बिकेम वायसराय ऑफ इंडिया एंड दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। इसके तहत आप देखो एक पोस्ट का क्रिएशन किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत एक पोस्ट का क्रिएशन किया जाता है जिसे बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा जो कि इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक बात दिमाग में अपने रखो कि यह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है इसका लोकेशन इंडिया नहीं है बल्कि इसका लोकेशन ब्रिटेन है। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनी थी, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का लोकेशन भी ब्रिटेन था, और वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जो इंडिया है इसका लोकेशन आपको ब्रिटेन में मिलेगा। इसका हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 1773 में, तो वैसे ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसका हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है, और इसका जो चेयरमैन होगा, इसका जो हेड होगा, ऑब्वियस सी बात है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होगा। फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल था, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसका हेल्प करने के लिए जो 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है, ये दोनों मिलकर जब फंक्शन करेंगे देन दे विल बी नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था, इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया था। अब बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब होता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल थी इसको एक लीगल एंटिटी के तौर पे डील किया जाएगा। यह इंडिविजुअल्स पे इसका आइडेंटिटी क्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज कोई और है, कुछ साल बाद कोई और होगा। जो एडवाइजरी बॉडी है वो आज कुछ कोई और लोग हैं 15, फ्यूचर में कोई और लोग होंगे, तो इंडिविजुअल से यह सेपरेटेड था, बल्कि और यह एक लीगल एंटिटी के तौर पे कार्य करता था। यह प्रॉपर्टी को ओन कर सकता था, यानी यह अपने नाम पे प्रॉपर्टी को ओन कर सकता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। यह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता था, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, और लीगल प्रोसीडिंग्स में यह इंगेज कर सकता था अपने आप को। ठीक है, तो इसका बॉडी कॉर्पोरेट का यही मतलब होता है। उसके बाद कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई इंडिविजुअल होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकता है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है वह किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकती है। इट ब्रॉट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द क्राउन इन इंडिया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस थे क्राउन के इंडिया में, अब उसको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि हमने बैकग्राउंड देखा इसका कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण इसको लाया जा रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश करने की बात पे डिबेट कर रही थी, उसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लाया जा रहा है। पब्लिक आउटक्राई ब्रिटेन में बहुत ज्यादा हो गया था, इस चीज के कारण इसको लाया जा रहा है। फिर जो इसका प्रोविजन है, प्रोविजन में हमने देखा कि एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, इंडिया जो है वो क्राउन के नाम पे गवर्न किया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट का नाम बदल के उसको वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। एक नए पोस्ट का क्रिएशन होता है विच इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है वह एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब एक स्टेटमेंट यह है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट द एक्ट इन नो सब्सटेंशियल वे अल्टर्ड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट that prevailed in India, but confined itself to the improvement of machinery by which Indian government was to be superintended and controlled in England. इसका क्या मतलब होता है? तो इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग देखते हैं। The act in no substantial way altered the system of government
that prevailed in India. ठीक है, इसका सिंपल मतलब देखो हम क्या देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसने ग्राउंड लेवल पर इंडिया कैसे गवर्न होती थी उसको चेंज नहीं किया। सिंपल सा मतलब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है, ग्राउंड लेवल पर इंडिया को कैसे गवर्न किया था, इसने उसको चेंज ही नहीं किया। कैसे चेंज नहीं किया? क्योंकि लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को में कोई भी नया चेंज नहीं किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, इंडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, लॉज में, प्रोविंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ज्यादा चेंज नहीं हुए। तो इसका सिंपल मतलब यही था पहले स्टेटमेंट का कि ग्राउंड लेवल पर इंडिया के गवर्नेंस में कोई भी चेंज नहीं किया गया। उसके बाद इसको और ब्रेकडाउन हम लोग करते हैं। but confined itself to the improvement of machinery by which Indian government was to be superintended and controlled in England. मेन फोकस यहाँ पे कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड, यानी कि ग्राउंड लेवल पर इंडिया के गवर्नेंस में कोई भी चेंज नहीं किया गया। इट ओनली इम्प्रूव्ड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फ्रॉम लंदन। इसने केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने ग्राउंड लेवल पर इंडिया गवर्नेंस में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन इसने सिर्फ ब्रिटिश कंट्रोल को इंक्रीज किया इंडिया में। कहां से? तो लंदन से। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पोस्ट को क्रिएट करके, उसका हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी बना के। तो द फोकस वाज कि ब्रिटेन कैसे इंडियन अफेयर को सुपरवाइज करेगी। रिफॉर्म पे इसका कोई भी फोकस नहीं था, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आता है उसका फोकस इंडिया के रिफॉर्म पे था ही नहीं। उसका फोकस था कि ब्रिटेन के कंट्रोल को कैसे इंक्रीज किया जाए और कैसे ब्रिटेन जो है वो इंडियन अफेयर्स को सुपरवाइज करेगी और बढ़िया तरीके से। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस में आएगा कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंडिंग ड्यूअल कंट्रोल, यानी ड्यूअल कंट्रोल को समाप्त किया गया। प्रोविजन में लिखित था ड्यूअल कंट्रोल को समाप्त किया गया और जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी उसको अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इंक्रीज हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था यह ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बदल का वायसराय कर दिया गया। अब वायसराय जो है यह भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। डायरेक्ट ब्रिटिश राज की शुरुआत हो जाती है 1858 से 1947 तक। पहले कंपनी रूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको जाना जाएगा सीधा ब्रिटिश राज के तौर पर। सेट द फाउंडेशन फॉर ब्यूरोक्रेटिक कॉलोनियल रूल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इसको रिलेट आप कर सकते हैं। सिंबॉलिक शिफ्ट हुआ क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र लाया था जिसके तहत उसने रिलीजियस न्यूट्रलिटी, इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम्स को प्रोक्लेम किया था। यानी क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र दिया था, एक भाषण दिया था जिसके तहत उसने यह बोला था कि अब रिलीजियस न्यूट्रलिटी आएगी। क्योंकि 1813 में आप देखोगे तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में अलाउ कर दिया गया था कि वो आके अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करेंगे। इसके बाद सोशल टेंशन अराइज हुए थे, तो इसको अब क्वीन विक्टोरिया यह बोलती है कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी आएगी। फिर उसने बोला कि इक्वालिटी आएगी। फिर उसने बोला कि इंडियन कस्टम्स में कोई भी ब्रिटिशर जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। भले ही ये अप्लाई हो रहा है या फिर अप्लाई नहीं हो रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन सिग्निफिकेंस इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का एक आता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन फिर से वही जो 1773 से चलता आ रहा है, वही लिमिटेशन। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन। इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। सेंट्रलाइज्ड पावर रिमेन्ड इन ब्रिटिश हैंड। ब्रिटिश हैंड्स में ही पावर जो है वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो चुकी थी। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही फॉर्मेशन हो चुका है विथ लिटिल लोकल ऑटोनॉमी। बहुत ही ज्यादा लोकल ऑटोनॉमी दी गई थी, वो भी आप नाम मात्र की समझो। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेल्ड टू मच पावर, जैसा अभी मैंने बताया। अब इसके पास बहुत ज्यादा पावर थे। इससे होता क्या था, यह डिले कॉज करता था, इनएफिशिएंसी होती थी यहाँ से। जैसे 1773 में जब 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया था, तो जब डिसीजन लिया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता था। मेजोरिटी वोटिंग था वहां पे, मेजोरिटी रूल था। तो इस कारण से इसको ठीक करने के लिए 1784 में जो 4 मेंबर की काउंसिल थी उसको रिड्यूस करके 3 मेंबर का काउंसिल बनाया गया ताकि डेडलॉक को खत्म किया जा सके।
तो वही प्रॉब्लम यहाँ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यह डिले क्रिएट करता था। फिर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसका मेन पर्पस था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है, उसके बाद इंडिया में चेंजेस किया जाए। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण इसका जो था वो रिलीजन बेसिस पे ही था। हिंदू और मुस्लिम के धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था, ऐसा इंडियंस का कहना था और ऐसा था भी। तो जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे, जो सोशियो रिलीजियस ग्रीवेंसेस थे, उसको एड्रेस ही नहीं किया गया। ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। जो रिफॉर्म्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, डेमोक्रेटिक नहीं थे, पार्टिसिपेटरी नहीं थे, यानी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया गया, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म था ही नहीं, लोगों के विल को नहीं सुना गया, इंडियन लोगों के पार्टिसिपेशन को यहाँ पे नहीं लाया गया। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन था। इस लिमिटेशन को क्रिटिकल एनालिसिस के बाद, अगर लिमिटेशन के बाद हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखो, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन दोनों को जोड़ के क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो एंडेड कंपनी रूल सिग्निफिकेंस था इसका, बट रिप्लेस्ड इट विथ ऑथोरिटेरियन क्राउन रूल विदाउट एक्सपेंडिंग इंडियन पार्टिसिपेशन। यानी कंपनी के रूल को समाप्त तो कर दिया गया। कंपनी जो थी इसने इंडिया का इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन बहुत ज्यादा किया था, सब इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को लाया था, तो अब कंपनी को तो समाप्त कर दिए गए। तो क्या आप खुश होने की बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब कंपनी के रूल को समाप्त करके अब इसको ऑथोरिटेरियन क्राउन रूल में तब्दील कर दिया गया, जिसमें इंडियन का कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं था। नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस डिस्पाइट क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब देखो, सिग्निफिकेंस हमने देखा था कि क्वीन ने यह घोषणा पत्र लाया था कि अब इंडिया में इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, लेकिन इंडियन रिप्रेजेंटेशन कोई भी नहीं था गवर्नेंस में, तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। तीसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेल्ड एक्सेसिव पावर लीडिंग टू ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड पॉलिसी डिस्कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज। ग्राउंड रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। रिफॉर्म्स तो हुए, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं थे। इनका सारा फोकस था कि कैसे इंडिया पे कंट्रोल इंक्रीज किया जाए, बल्कि और साथ ही साथ कैसे ब्रिटेन जो है वो सुपरवाइज करे इंडियन अफेयर्स को, लेकिन इसका फोकस ये नहीं था कि इंडियंस का एम्पावरमेंट किया जाए। उसके बाद इट इग्नोर्ड द रूट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एज सच एज सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस एंड नेटिव डिसकंटेंट। यानी कि ये अभी हमने लिमिटेशन में देखा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जिस कारण से हुआ था उसको एड्रेस ही नहीं किया गया, बल्कि क्वीन विक्टोरिया ने अपने प्रोक्लेमेशन में यह बोला था कि अब इंडियन कस्टम में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, जो सोशियो रिलीजियस ग्रीवेंसेस हैं, उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। तो अब हमने बैकग्राउंड देखा था, इसका ऑब्जेक्टिव देखा था। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हमने यह देखा कि इसके मेन प्रोविजंस क्या थे। प्रोविजन के बाद हमने सिग्निफिकेंस देखा, सिग्निफिकेंस के बाद हमने लिमिटेशन देखा। तो अगर आप बुलेट पॉइंट के तौर पे इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल इसको देख सकते हैं। बैकग्राउंड, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्सपोज्ड फेलियर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सही बात। सॉरी, ब्रिटिश पब्लिक आउटरेज लेड टू डिमांड फॉर क्राउन रूल, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन सीन एज इनएफिशिएंट एंड अनजस्ट। ये सारा मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, ये बुलेट पॉइंट के तौर पे। ऑब्जेक्टिव, टू ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। मेन प्रोविजन, ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड, इंडिया टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ क्राउन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर होगा, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू एडवाइजिंग, गवर्नर जनरल बिकेम वायसराय, आईसीएस रिक्रूटमेंट बाय मेरिट एम्फसाइज्ड। ये जो 1853 के तहत जो इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट लाया गया था उससे रिलेटेड यह है कि इसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया। फिर इस पे, वैसे देखो, इस पे मेन फोकस आप मत रखना, मेन फोकस आप सारा इस पे रखना, ऊपर वाले पे। सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था बुलेट पॉइंट के तौर पे देखते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट रूल, दैट इज ब्रिटिश राज, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अंडर पार्लियामेंट, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एश्योर्ड इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन। वैसा हुआ नहीं ऐसा। लिमिटेशन, no Indian representation in governance, highly centralized British control, Secretary of State has excessive power, did not address causes of revolt of 1857, reforms were administrative not democratic। तो ये बुलेट पॉइंट के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। वैसे इसका मैंने पीडीएफ भी
प्रोवाइड करा दिया, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 समाप्त होता है। अब इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाके इसको सॉल्व करेंगे और फिर मेंस के आप क्वेश्चन भी यहां से लिख सकते हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।